हेलो दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी आप कुशाक आईएएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमें महाकाव्य काल के बारे में डिस्कस करना है। इसके पहले हम वैदिक काल को कंप्लीट कर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना और देना है आपको कि हमारा यूपीएससी 2020 के लिए मेंस का बैच स्टार्ट होने वाला है, जो हमारा 21-22 के लिए भी रहेगा। उसमें हम पेपर फर्स्ट डिस्कस करेंगे आपसे, जो उसमें आपका भूगोल है, भारतीय समाज है, हिस्ट्री है, ये सब हम आपको मेंस के हिसाब से तैयार कराएंगे वहाँ। और जो उसकी स्टार्टिंग होगी वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको पेपर फर्स्ट का जो इतिहास है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जो ऑप्शनल हिस्ट्री है आपकी, उसके बारे में भी हम एक क्लास लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे सिलेबस पर किस तरीके से हम आपको ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ाएंगे। फिलहाल जो अभी स्टार्ट होने वाला बैच है वो पेपर फर्स्ट में हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो आज रात तक या कल तक आपको पूरा उसकी रूपरेखा बता दी जाएगी, किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, आपको क्या क्या सिलेबस दिया गया है और कब तक कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि वो आपका 2020 जो आपका जनवरी में भी होगा और 21-22 के लिए ही वही सिलेबस है। तो शुरुआत में हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे, फिर भारतीय समाज जो उसमें पोर्शन है और भूगोल वाला जो है वो कंप्लीट करने को कराएंगे। और ये पैटर्न बताएंगे किस तरीके से नंबरों में डिवाइड किया गया है मेंस में, आपके जीएस के कौन से पेपर के कितने मार्क्स हैं, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी बुक आप रेफर करोगे, ये सब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको सूचना देना थी। और वैदिक काल हम कंप्लीट कर चुके हैं। जे पीएससी का स्पेशल बैच जो चल रहा है आपका, उसमें एमपी की जो हिस्ट्री है वो हमने वैदिक काल से पढ़ाना प्रारंभ किया था आपको, और वैदिक काल तक यानी प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट किया था और वैदिक काल तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो उसके आगे का पोर्शन है वो महाकाव्य काल है। इसमें जनरली ज्यादा कुछ बताने का नहीं है। जो रामायण और महाभारत के कुछ मध्य प्रदेश के कुछ प्रसंग हैं, कुछ जगहों का जिक्र किया गया है, वही हम देखते हुए इसको आगे बढ़ जाएंगे। कि जैसे आपने देखा यहाँ महाकाव्य काल में कि चित्रकूट में भगवान राम ने तुलसीदास जी को दर्शन किए। तो आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा, महाभारत सीरियल्स में देखा है कि भगवान राम ने तुलसीदास को क्या किए, दर्शन दिए। कहाँ? चित्रकूट में। तो ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश में प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। बस ऐसी यही कुछ तथ्य है जो हमें रामायण में और महाकाव्य के जो कुछ मध्य प्रदेश की भूमिका रही है या कुछ मध्य प्रदेश के स्थल हैं, बस वही देखना है। इसमें कुछ ज्यादा बताने का नहीं है। जैसे आप देखें, एक छोटा सा वीडियो है, आप देखें भगवान राम ने वनवास का अधिकांश समय यहाँ बिताया। कहाँ? दंडकारण्य। जब पहले मध्य प्रदेश का जो बंटवारा नहीं हुआ था, तो ये वाला जो पोर्शन है बस्तर वाला, ये मध्य प्रदेश में आता था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भगवान राम ने जो वनवास का अधिकांश समय है वो आपका कहाँ बिताया? दंडकारण्य में बिताया। वहीं रावण ने सीता का जो हरण किया है वो भी कहां से किया है? दंडकारण्य, बस्तर में। और उस समय जो राजा थे आपके यदुवंशी राजा मधु, ये दशरथ के समकालीन थी। तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा आपका? ये पूछा जाएगा जब दंडकारण्य में राम वनवास हुआ था तो वहां के राजा कौन थे या यादव वंशी राजा कौन से? तो आपको ध्यान रखना है कि मधु दशरथ जो थे आपके राजा थे कहाँ के? दंडकारण्य के। और दशरथ के क्या थे? समकालीन थे। तो आपको दंडकारण्य से 3 फैक्ट ध्यान रखना है कि भगवान राम का वनवास का जो अधिकांश समय है वो दंडकारण्य में बताया है। रावण ने सीता का हरण यहीं से किया है और राजा मधु उस समय यहाँ के शासक थे। तो ये कुछ तथ्य है जो आपके मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं कुछ जगहों का इंगित करते हैं। तो हमें जानना जरूरी था, क्योंकि एमपीपीएससी में पूछ भी सकते हैं इतिहास के दृष्टिकोण से, क्योंकि चित्रकूट हुआ आपका, दंडकारण्य भले अभी इस हिस्सा नहीं है, फिर भी अभी आपको पढ़ने के दृष्टिकोण से इसको जानना पड़ेगा। क्योंकि जब विदर्भ का भी थोड़ा सा हिस्सा था अपने पास, वो बाद में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, तब जो आप वर्तमान में जो मध्य प्रदेश देखते हो, वो हम जब उस गठन की चर्चा करेंगे तो वो बताएंगे किस तरीके से मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। आप आगे देखें, वाल्मीकि आश्रम जो है वो टॉन्स नदी, तमसा, ये तमसा जो नदी है कहाँ है? ये आपकी सतना से एक तमसा कुंड नामक जगह से निकली है और आगे निकल जाती है, जो उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। तो ये बताया गया है कि वाल्मीकि का जो आश्रम है टॉन्स नदी, ब्रैकेट में इसको तमसा नदी भी बताया गया है रामायण में।
यहां माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया। ये वो तथ्य जो आपको जानना जरूरी है। ठीक, अब और क्या देखना है आपको, यहां दक्षिण कौशल जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है वर्तमान में, पर कुश ने राज्य किया। लव कुश में राम के पुत्र कुश ने क्या किया, वहां राज्य किया। और कुश के वंशजों ने, ये बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि कुश के वंशजों ने मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की क्या रखी, नींव रखी। पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में कि पन्ना जिले की नींव प्राचीन काल में या आपके महाकाव्य काल में या रामायण काल में किसने रखी, तो आपको बताना होगा कुश के वंशजों ने पन्ना जिले की क्या रखी, नींव रखी। तो ये वो तथ्य है जो आपको जानना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। और यहाँ कुछ ज्यादा बताने का नहीं था कि मैं यहाँ रामायण लेके बैठ जाऊं, उनके प्रसंगों पर चर्चा करूं या महाभारत के प्रसंगों पर चर्चा करूं या उस तरीके से चर्चा करूं जो आप देखते हो, क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है, उसकी यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है। आगे देखिए आप, वहीं विदिशा में, ठीक है ना, विदिशा में शत्रुघ्न के पुत्र, ये शत्रुघ्न जो है आपके, जे राम के जो छोटे भाई है, इनके पुत्र होते हैं शत्रुघाती, ठीक है ना, इनके पुत्र होते हैं शत्रुघाती, घाती भी बोलते हैं ना। तो इनके पुत्र जो थे शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने विदिशा पर राज्य किया, और जो वहां की राजधानी थी वो कुशावती थी। तो ये भी आप लिख लेना, क्योंकि कई चीजें मैं बोर्ड पर नहीं लिख पाता हूं। अब आप देखें, ये तो हो गया आपके किसका, रामायण की बात हो गई। ये आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। चित्रकूट का रखना है, वाल्मीकि आश्रम का, ठीक है ना, और आपका दंडकार पढ़ा है। और आपको ये रखना है कि ये मध्य प्रदेश का जो है आपको टॉन्स नदी वगैरह, ये ध्यान रखना है। अब आप देखते हैं महाभारत वाली बात। यहाँ महाभारत में मध्य प्रदेश के किन किन जगहों या किन किन राज्यों का योगदान था, वो देखने को देखिए लिखा है मध्य प्रदेश के अनेक राज्यों ने यहाँ हिस्सा लिया। अब उस समय राज्य कौन से थे, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे आप देखते हैं मध्य प्रदेश के चेदी यानी बुंदेलखंड वाला एरिया होता है, बताया था हमने उस दिन आपको। दूसरा पूछा कारुष, जब हम कारुष वंश बता रहे थे तो बताया था कि ये रीवा यानी बघेलखंड वाला क्षेत्र आता है। वहीं यहाँ लिखा है दर्शन यानी अभी वर्तमान में अशोकनगर, ये सब बुंदेलखंड का ही रीजन है। दर्शन हुआ, चेदी ये बुंदेलखंड का रीजन है, और कारुष हुआ वो बघेलखंड का रीजन है। राज्यों ने पांडव की ओर से भाग लिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में पांडव की ओर से भाग लेने वाले कौन कौन से राजवंश थे या कौन कौन से राज्य थे, तो आपको ध्यान रखना होगा। यही वो फैक्ट है जो यहां पढ़ना है हमें। और कौरवों की ओर से किसने भाग लिया, तो आपको देखना है महेश्वती, ठीक। दूसरा अवंती उज्जैन आपका, विदिशा जानते हो आप, विदर्भ। अब ये विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र का थोड़ा सा पोर्शन, जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था तो उसमें ही था, नागपुर वाला। तो विदर्भ के राज्यों ने युद्ध में भाग लिया, और आपको पता है कि यहाँ कौरवों की हार हो जाती है। तो हमें उस हार जीत से नहीं देखना है, आपको तो ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश का इसमें क्या योगदान, क्योंकि आप मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो आपको, जैसे आपने देखा वैदिक काल में हमने कुछ अनुसूची आधारित आपको इतिहास पढ़ा है, वो वंश बताए जो मध्य प्रदेश से संबंधित थे। आपने जब पाषाण काल पढ़ रहे थे हमारे साथ, तो हमने उन्हीं साक्ष्यों का डिस्कस किया या उन्हीं एविडेंसों को बताया जो मध्य प्रदेश में थे। बाकी हम आपको भारतीय इतिहास का पोर्शन नहीं आप डिस्कस कर रहे थे, ठीक। तीसरा आप देखेंगे यहां, ये तो हो गया महाभारत। अब एक तथ्य और देख ले आप, दंत वक्र, ये एक दैत्य था। कहा महाभारत में, जो उसमें कुछ कहानियां होती हैं, तो दंत वक्र महाभारत में वर्णित एक दैत्य था। अब ये बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि इसी के नाम पर ही दतिया का नामकरण हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दतिया का नामकरण किस पर हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है दंत वक्र पर, ठीक। अब जो ये दैत्य था आपका, इसको भगवान कृष्ण ने इसका क्या किया था, वध किया था, ठीक। और वध करने के कारण उनका नाम हो गया गोपाल कक्ष या गोपाल गिरी, ठीक। इसी गोपाल कक्ष या गोपाल गिरी के नाम पर जो ग्वालियर में पहाड़ियां हैं, वो इन्हीं के नाम पर वो ग्वालियर की पहाड़ियों का नामकरण भी हो गया। तो आपने यहां देखा कि दतिया का नामकरण भगवान श्री कृष्ण ने इसकी हत्या, इसका वध किया, जिससे इनका नाम गोपालगिरी या गोपाल कक्ष हुआ। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से राजवंशों ने या कौन कौन से राज्यों ने साथ दिया पांडवों की ओर से, चेदी, कारो, दर्शन, क्लियर।
वही कौरव की ओर से महास्मृति ये आ सकता है आपसे, 3 ऑप्शन दे दे, एक और दे दे, यानी आपको एक ऑप्शन दे दे कि पांडव की ओर से मध्य प्रदेश से किन किन राज्यों ने भाग लिया, वहां लिख दिया जाए चेदी, कारो, दर्शन और आपका एक लिख दिया जाए विदिशा। तो आपको ऑड नंबर क्या करना है, वहां से हटाना है कि विदिशा तो कौरव की तरफ से था, यहाँ कौरवों की हार होती है, आप सभी जानते हैं। तो आज आपने देखा कि महाकाव्य जो काल है आपका, कुछ अनुश्रुति आधारित इतिहास ये भी है आपका। तो हमने देखा कि इसमें मध्य प्रदेश का क्या क्या रोल रहा और दंडकांड बताया गया है, क्योंकि उस समय तक तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, आज नहीं है वर्तमान में, तो पूछा जा सकता है आपसे। जैसे यहाँ विदर्भ वाला थोड़ा सा हिस्सा है, तो ये जानना जरूरी था। बाकी हम आपको जो यूपीएससी मेंस के लिए पहले बता चुके हैं कि पेपर फर्स्ट के जो हम डिस्कस करेंगे उसमें से हम वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको सिलेबस डिस्कस करेंगे, ये भी बताएंगे कि मेंस में कितने पेपर होते हैं, कौन कौन से क्वालिफाइड पेपर होते हैं और क्या उनका वेटेज है और हम किस तरीके से उसको तैयार करेंगे। इसी के साथ ही हमारा फंडामेंटल आईएएस 2021-22 के लिए भी बहुत जल्द ही हम इसके सिलेबस के साथ आपको डिस्कस करेंगे और जो भी डिस्कस हो गया, जो भी टॉपिक होगा वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ाएंगे और जो दूसरे सर हैं वो आपको क्या पढ़ाएंगे। फिलहाल तो अभी आपको जो पेपर फर्स्ट है उसमें से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, आज या कल हम उसको अपलोड कर देंगे या आपको लाइव आके बता देंगे। या कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि किस तरीके से तैयार करना है। तो जो नए बच्चे हैं उनके हिसाब से बिल्कुल उसको फंडामेंटल तरीके से मेंस के दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए क्वेश्चनों का पैटर्न समझाते हुए लिखना तरीका, किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन की जाती है यूपीएससी में, वो सब बताते हुए आपको पेपर फर्स्ट डिस्कस किया जाएगा। उसमें हम विश्व इतिहास को पढ़ेंगे बहुत जल्द। हम आज या कल तक हम आपको इसका सिलेबस और किस तरीके से हम उसको पढ़ाने वाले हैं ये बता देंगे। तो ये आपके लिए अच्छी खबर थी कि यूपीएससी की भी क्लासेस अब यहाँ प्रारंभ हो जाएंगी बहुत जल्द। और आपका जो स्टैटिक जीके का पोर्शन चल रहा था उसमें बिमस्टेक की क्लास भी कल तक आपके आ जाएगी आपकी। तो आपका जिस तरीके से आपका सिलेबस चल रहा है, स्टैटिक जीके भी हम साथ में लिए हुए हैं आपके प्रॉपर। अभी तक आईएएस की क्लास है प्रारंभ नहीं थी, तो हम मेंस से ही स्टार्ट कर रहे हैं उसको। और एमपीपीएससी 2020 की क्लासें आपकी चल रही है, यहाँ से एमपी पढ़ाई जा रही है, पॉलिटी है, एथिक्स चल रही है ना, और स्टैटिक जीके का पोर्शन तो हम देख ही रहे हैं साथ में। तो इस तरीके से आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। इसमें कुछ ज्यादा समझने का था नहीं, कुछ तथ्य थे तो हमने बता दिया आपको। अब हम कल मिलते हैं आपको, यूपीएससी का प्रथम पेपर को डिस्कस करेंगे, उसका सिलेबस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।